हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे गिवन है एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमसे बोलता है डिस्क्लोज कर देना अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। तो जैसा कि यहाँ पे हमें गिवन है कि एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस में जो है ऑपरेट होते हैं, ये हम जानते ही हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉसिबल होता है कि हम एक सिंगल सेट ही अपनाएं, पॉलिसीज़ जो है सिंगल सेट रखें उसका या उसको डेवलप करें। तो जो कि विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस फॉर ऑल द टाइम। कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमने एक सेट पॉलिसीज़ का तैयार कर दिया तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है, सभी एंटरप्राइजेस पर हर समय वही एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार As-1 requires enterprises to disclose significant accounting policies actually adopted by them in preparation of their financial statement। तो इस प्रकार As-1 जो है requires enterprises to disclose, वो ये बोलता है कि एंटरप्राइजेज जो हैं उनको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। उस टाइम पे उन्होंने कौन सी पॉलिसी जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसको उनको डिस्क्लोज करना होगा। तो डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड। तो डिस्क्लोजर्स कहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं? जिन एंटरप्राइजेज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी जाती है। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी फाउंड इन एवरी एंटरप्राइजेज विद रिगार्ड टू दी फॉलोइंग। तो अब वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो हर एंटरप्राइज में पाई जाती है। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहला हमें गिवन है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसकी पॉलिसी अलग हो सकती है, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स की पॉलिसी अलग हो सकती है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। तो जैसा कि स्क्रीन पे गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हमें गिवन है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज मेड ऑन विच एवर इज लेस बिटवीन द फॉलोइंग। कि आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे? जो भी इन दोनों में से लेस होगा, कम होगा। तो पहला हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ स्टॉक, की स्टॉक की कॉस्ट क्या है, स्टॉक की लागत क्या है, और दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इन दोनों में से जो भी कम होगी, जो भी लेस होगा वो वैल्यू स्टॉक वैल्यूएशन हम उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है कि हाँ भाई हमारी स्टॉक जो है वो इतनी है। अब यहाँ पे हमें एक नोट गिवन है। वो क्या गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूड परचेज कॉस्ट, यानी कि परचेज प्राइस, टैक्स, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट एक्सेट्रा। तो जो है परचेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले परचेज कॉस्ट में आप जैसा कि ब्रैकेट में देख रहे हो क्या क्या गिवन है, इसमें ये इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड होगा। हम जानते ही हैं कि हम कोई प्रोडक्ट लाए और हमने उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड में, है ना, उसको कन्वर्ट किया, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड अदर कॉस्ट लाइक
एक्सपेंडिचर मेड और मेंटेनिंग द स्टॉक एट प्रेजेंट प्लेस एंड पोजीशन। तो ये सारी जितनी भी इनकी कॉस्ट आएंगी ना, ये सब इंक्लूड होगी कॉस्ट ऑफ स्टॉक में। ये तो था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमें क्या गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहली, जैसा कि हम जानते ही हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब ये हमारी एक्सप्लेन है। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें क्या गिवन है कि ये जो एक्टिविटी है ये कहलाती है रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, कि जिनसे रिवेन्यू जनरेट होता है। तो दीज एक्टिविटीज अकाउंट फॉर कैश जनरेटेड आउट ऑफ नॉर्मल और रूटीन एक्टिविटी, की यहाँ पे कैश कैसे जनरेट हो रहा है, नॉर्मल और रूटीन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस से, कि जो भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की रूटीन एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा कैश जनरेट हो रहा है। तो दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा, पहला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कि हमने गुड्स सेल करी वहां से हमें कैश रिसीव हुआ। दूसरा, पेमेंट टू सप्लायर्स, कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करी सप्लायर्स को। तीसरा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रिवेन्यू। तो ये हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें क्या गिवन है कि इसमें इंक्लूड होता है सेल एंड परचेज, जो कि फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होती है। These activities are the acquisition and disposal of long term assets, कि ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड होती हैं, और जो भी हम दूसरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमसे एक बात बोली गई है कि ये कैश इक्विवेलेंट में हम इंक्लूड इनको नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स गिवन है, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है। पहला हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट में कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, कि कोई फिक्स्ड असेट सेल करी उसमें से हमें कोई कैश रिसीव हुआ तो ये काउंट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से। दूसरा, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, कि हमने कैश पेमेंट करी फिक्स्ड असेट की, परचेज करी हमने, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इंक्लूड करेंगे। तीसरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने रिसीव किया इन कैश, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी इन कैश, कि हमने लोन पेमेंट किया या फिर हमने थर्ड पार्टी को एडवांस दिया, तो ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन चेंजेस इन दी साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। यहाँ पे हमें गिवन है कि ये एक्टिविटीज कब होती हैं, जब साइज में चेंज आता है, और किसके साइज में चेंज आता है, ओनर की कैपिटल के साइज में चेंज होता है, या फिर बोरोइंग्स, जो भी एंटरप्राइजेस की बोरोइंग्स होती हैं वो। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, की इशू करा शेयर और डिबेंचर तो वहां से कैश रिसीव हुआ, तो ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन कैश, की हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट करी कैश में, तो ये भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होगा। तीसरा हमारे पास आता है कैश पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, कि हमने रिडेम्पशन ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर बॉन्ड्स इनकी कैश पेमेंट करी, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा। अब आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, यानी कि कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि कॉन्टिंजेंसीज आएगा इसमें, और ऐसे इवेंट जो कि अक्कर हुए कब, बैलेंस शीट डेट के बाद, जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली उसके बाद ये इवेंट्स अक्कर हुए, तो ये हम इंक्लूड करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में, यानी कि AS 4 में।
तो सबसे पहला हमें गिवन है कॉन्टिंजेंसीज. कॉन्टिंजेंसीज इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच गेन और लॉस विल बी नोन और determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event. तो contingency को आपको सिंपल वे में हम समझा देते हैं कि ये क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसका अल्टीमेट आउटकम क्या हो सकता है, या तो हमें गेन होगा या हमें लॉस होगा. लेकिन वो पता कैसे चलेगा? वो जब पता चलेगा जब वो ओनली ऑन द अकरेंस, या फिर वो कोई इवेंट हुआ या फिर नॉन अकरेंस या फिर नहीं हुआ, ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, एक या एक से ज़्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं उससे. तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिंजेंसी को आपको एक सिंपल भाषा में समझा दे कि कोई भी ऐसा फ्यूचर इवेंट हो सकता है फ्यूचर में जिससे हमें गेन भी हो सकता है, जिससे हमें लॉस भी हो सकता है, वो हमारी कहलाती है कॉन्टिंजेंसी. ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा AS4 में. If after the preparation of financial statement it is known that on the date of preparation of financial statement the value of any asset decrease or any liability was increased, the possible loss will be charged from the P&L account. यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के बाद ये पता लगता है कि द डेट ऑफ प्रिपरेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट ऑफ प्रिपरेशन है, या फिर हमें तब पता लगता है, तो मान लो कि कोई एसेट जो है या तो वो डिक्रीज हो गई या फिर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अब पॉसिबल लॉस को हम किससे चार्ज करेंगे? हम उस पॉसिबल लॉस को P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे. यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में हमें ये गिवन है. सेकेंड पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का ये है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट अकर हुआ तो इसमें आएगा दीज आर दोज इवेंट दैट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कि इसमें वो वाले इवेंट अकर होंगे जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुए एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस डेट की बात की गई है जिस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड हो गए हैं. तो उनके बाद अगर कोई इवेंट होते हैं तो वो इसके अंडर आएगा. दूसरा, दिस इंक्लूड बोथ, ये फेवरेबल इवेंट भी हो सकता है, ये अनफेवरेबल इवेंट भी हो सकते हैं. तो डिस्क्लोजर शुड बी मेड, हमें डिस्क्लोज करना ही होगा, करना ही चाहिए रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द इवेंट, कि भाई इवेंट क्या का नेचर क्या है, एंड इट्स अफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या हमें लॉस हुआ या फिर हमें गेन हुआ. अब आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमें ये गिवन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ AS5 इज टू प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम. कि AS5 का ये ऑब्जेक्टिव है कि क्लासिफिकेशन करना, डिस्क्लोज करना ऑफ सर्टेन आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो भी P&L में हैं कुछ आइटम्स उनको, सो दैट जिससे कि ऑल एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सच अ स्टेटमेंट ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस, ताकि जो है एंटरप्राइजेज जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें, प्रेजेंट कर सकें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक यूनिफॉर्म बेसिस पर. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला, प्रायर पीरियड आइटम्स. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रायर पीरियड आइटम यानी कि पीरियड से पहले, तो सच इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच वर फाउंड इन द प्रेजेंट ईयर ड्यू टू द एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड. तो यहाँ पे हमें बोला गया कि वो इनकम या फिर वो एक्सपेंसेस जो कि प्रेजेंट ईयर में ड्यू पाए जाते हैं, किस वजह से? एरर की वजह से या फिर ओमिशंस की वजह से, या तो भूल गए या फिर गलती हो गई. तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा पीरियड से पहले के वो थे एरर या ओमिशन,
इनकम और एक्सपेंसेस, तो वो जो है शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन दी प्रेजेंट ईयर। तो उन इनकम और उन एक्सपेंसेस को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट ईयर में इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमें आगे क्या गिवन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दूसरा आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि दीज आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस विच अराइजेज ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं ये अराइज तब होते हैं ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस और एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज की एंटरप्राइज में कोई ऐसी सिचुएशन आई जो कि अनयूजुअल है, जो यूजुअल नहीं है। तो दीज आइटम आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंडर आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। थर्ड पॉइंट आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिक्वायर ऑल डिस्क्लोजर, इसको सभी डिस्क्लोजर चाहिए, किससे रिगार्डिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, इससे रिगार्डिंग, सो दैट जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटरमाइन, ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल सके। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, कि कोई भी चेंज आया अकाउंटिंग पॉलिसी में और जिसकी वजह से मटीरियल इफेक्ट हुआ तो ये भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो यहाँ पे हमसे बोला गया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और यहाँ पे इसका स्टेटस बोला गया विड्रॉन, ठीक है। नाउ हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में हमें गिवन है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो AS7 का ऑब्जेक्टिव है वो ये प्रिस्क्राइब करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट, जो कि किससे एसोसिएटेड है, विद कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी अंडरटेकन इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती है। द डेट एट विच द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इज एंटर्ड इनटू एंड द डेट व्हेन द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। तो ये जो है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी शुरू हुई उसकी डेट और जब ये कंप्लीट हुई उसकी डेट, तो यूजुअली फॉल इनटू डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। तो ये जो है हो सकता है कि मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन शुरू किया एंटरप्राइज ने, स्टार्ट की डेट कुछ और थी और जब ये कंप्लीट हुआ ये मान लो नेक्स्ट ईयर में हुआ होगा, तो इनके पीरियड्स जो है वो डिफरेंट हो गए। तो देयर फॉर द प्राइमरी इशू इन, पहला इशू ये आएगा कि अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच कंस्ट्रक्शन वर्क इज परफॉर्म्ड। तो ये इशू खड़ा हो जाता है जो इसके अंडर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंडर। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में हमें क्या गिवन है, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है ही नहीं, अब हमें गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये किससे डील करता है, विद द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू, कि भाई ये जो रिवेन्यू है इसको ये कहाँ से आया है, इसको पहचानना इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L में एंटरप्राइज के। तो इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो रिवेन्यू जो हुआ वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये जो है हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है बिजनेस की, पहला या तो गुड्स की सेल करी या फिर सर्विसेज दी, उसकी वजह से रिवेन्यू हुआ जनरेट। थर्ड आता है द यूज ऑफ एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, मान लो दूसरे एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज से हुआ कुछ रिवेन्यू, रॉयल्टी, डिविडेंड। तो रिवेन्यू कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन इन ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स द सेलर ऑफ द गुड हैज ट्रांसफर टू बायर the property in goods or all significant risk and reward of owner have been transferred। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जब when in a transaction कि कोई भी लेन देन हुआ जिसमें क्या इन्वॉल्व है, सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, द सेलर ऑफ गुड्स जो है हैज ट्रांसफर्ड टू द बायर, जो सेलर है गुड्स का वो जो है ट्रांसफर हुआ टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, या फिर ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनर, जो भी ओनर्स के रिवॉर्ड या फिर रिस्क होते हैं
वो अगर ट्रांसफर्ड होते हैं तो। दूसरा इंटरेस्ट ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। तीसरा रॉयल्टी ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऑफ यूज रेलेवेंट एग्रीमेंट। चौथा डिविडेंड व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर एस्टेब्लिश। बेसिकली यहाँ पे हमें 4 चीजें जो दी गई है ना, वो ये बोला गया है कि रिवेन्यू जो है हम इन चारों जब ये कंडीशंस होंगी तब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 था, रिवेन्यू रिकग्निशन। लास्ट हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसमें हमें गिवन है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि पीपीई। तो इस स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, ये प्रिस्क्राइब करना कि हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे पीपीई का, यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का। टू अनेबल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनको ये समझ आ सके, उनको वो अंडरस्टैंड कर सके इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन पीपीई, क्योंकि वो पीपीई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए ना पीपीई की, और चेंजेस क्या आ रहे हैं पीपीई में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मेन यही ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा इसके बारे में गिवन है ऑब्जेक्टिव्स AS-10 के, कि प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपीई। उसके बाद हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, इन्फॉर्मेशन देना उनको क्योंकि उन्होंने पीपीई में इन्वेस्टमेंट करा है और उन इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया वो बताना है। सेकंड हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे बोला गया है कि पीपीई की कॉस्ट निकालनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए एज एन एसेट। अब यहाँ पे एक बात बोलेगी है कि अगर इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम, कि अगर ये जो है इसकी संभावना हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं पीपी आइटम से रिलेटेड, तो द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली, जो इसकी कॉस्ट है वो अच्छी तरीके से हमें रिलायबली मेजर करनी चाहिए। तीसरा हमें बोला गया स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। तो एज ए जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई, की ये जनरल प्रिंसिपल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 10 जो है वो शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई, इसको अप्लाई किया जाना चाहिए पीपीई के लिए। फोर्थ हमें गिवन है डेफिनेशन हमें दी गई है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो देयर आर 2 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ए टेंजिबल आइटम टू बी कॉल्ड पीपीई, कि भाई ये आइटम पीपीई तब कहलाएगी जब वो जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो 2 हमें कंडीशंस गिवन है। पहली, पीपीई आर टेंजिबल आइटम, दैट कंडीशन ए है हमारी, आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पहली हमारी कंडीशन है कि उस आइटम को हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज हो रही है या फिर वो है सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये अगर कंडीशन फॉलो करती है, सेटिस्फाई करती है, तो वो पीपी आइटम कहलाएगी। दूसरा कंडीशन है कि आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, कि हाँ भाई ये आइटम जो है हम 12 महीने से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये पीपीई आइटम कहलाएगी। तो ये पीपीई की डेफिनेशन थी और हमें इसको एक डायग्राम से भी समझाया गया है। 2 कंडीशन होती है जैसे कि आप गिवन है कि पीपीई जो है वो एक टेंजिबल एसेट आइटम होनी चाहिए और वो 2 कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। पहली कि भाई या तो उसको तुम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रेंटल टू अदर, जो अभी मैंने आपको बताया बेसिकली वही है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।